एक्ट हमें कैसे याद हो जाए, ठीक है ना। और यदि ये एक्ट आपको याद हो जाता है तो ये मानिए कि क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा पोर्शन आपके हाथ में आता है, और जो लोग आरजेएस दे रहे हैं उन्हें पूरी लाइफ काम आएगा जब तक वो जॉब में रहेंगे। तो सीआरपीसी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। देखो, जब इस एक्ट के संबंध में बात करें तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि सीआरपीसी बेसिकली क्या है ना। तो आपको असुविधा तो नहीं होगी किसी को देखने से इससे? कि सीआरपीसी है क्या, है ना। देखो, मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। पहले एग्जांपल ये है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर किसी हथियार से चोट की, और वो आदमी, बहुत सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आदमी जाता है और कहाँ जाता है कि पुलिस स्टेशन चलाता है, और पुलिस स्टेशन गया और उसने जो कुछ भी उसके साथ घटना हुई उस घटना को पुलिस वालों को बता दिया। अभी कुछ नहीं लिखना, पुलिस वालों को बता दिया मेरे साथ ये हुआ। पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास गए, क्या आपने मारा, उस जहाँ घटना हुई वहाँ गए, और उनको सबको, जो भी मारने वाला था उसको पकड़ कर ले आए। पकड़ कर ले आए, ये पता लगा, और लोगों से भी पूछा कि हाँ इसने मारा था, और मारा था तो जाकर अपने मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर कहा कि इसने अपराध किया है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उसकी कोर्ट में था, उसको बताया, उसने मजिस्ट्रेट को बता दिया। मजिस्ट्रेट ने ये देखा कि ये तो ज़्यादा लगी है इसके, ये तो ऐसा ऑफेंस किया है जो हो सकता था कि इसकी डेथ हो जाए, तो उसे लगा कि तो, फिर उसने कानून को देखा और पता लगा कि ये तो जो इसकी सुनवाई है, जो इसकी ट्रायल है, इट इज़ ट्रायल बाय सेशन जज। तो उसने सेशन जज को भेज दिया। सेशन जज ने दोनों पार्टीज़ को, पहले प्रोसिक्यूशन को सुना, सारे एविडेंसेस लिए जो पुलिस लेकर आई थी, और फिर उस अभियुक्त से पूछा तुम कुछ कहना चाहते हो, इनको डिस्प्रूव करने के लिए क्या कोई एविडेंसेस देना चाहते हो। तो उन्होंने भी अपने एविडेंस दिए, और फाइनली उसको सजा कर दी। सजा करने के बाद जेल में भेज दिया। जेल तो चला गया, लेकिन उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी, मेरे को गलत सजा दी। फिर हाई कोर्ट ने सुना। ये जो बात बताई है मैंने, क्या सिर्फ लॉ के स्टूडेंट को ही आती है? सबको आती है। जिसने सीआरपीसी नहीं पढ़ी उसे भी आती है। आप चले जाओ किसी के पास, इतना वो भी जानता, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और कोर्ट में रख देते हैं, और फिर कोर्ट सजा कर देती है, और फिर हम हाई कोर्ट में सजा के लिए हम अपील कर सकते हैं। ये इतनी सीआरपीसी सबको आती है। क्या पढ़ के आए क्या वो सीआरपीसी? नहीं ना, लेकिन उन्हें सीआरपीसी आती है। तो ये क्या है? जो अपराध उसने किया था, he committed an offense
It is defined in IPC. The mode by which we are taking relief and he is punished by the court. तो जो मोड दिया हुआ है वो CRPC में दिया हुआ है। जैसे पुलिस को सूचना देना, सब जानते हैं। हर आप देखो कि 99% लोग जानते हैं कि सब कोई अपराध हो जाता तो पुलिस के पास जाते हैं, उसे FIR बोलते हैं। FIR पढ़ी है क्या उसने? हो सकता है उसका फुल फॉर्म भी ना जानता हो, लेकिन वो जानता है कि FIR होती है। तो FIR होती है तो CRPC उसे आती है ना, गांव के अनपढ़ को भी आती है CRPC। तो सूचना देना, पुलिस का वहां पहुंचना, मजिस्ट्रेट के सामने, प्रोसिक्यूशन के पास ले जाकर फिर मजिस्ट्रेट के सामने रखना, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको कमिट दूसरे को, सेशन जज को करना, ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं? CRPC में। और ये क्या है? तरीका है। किस बात का? उसको सजा कराने का। किसको? जिसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया था, हु कमिटेड सच टाइप ऑफ ऑफेंस, कि वो पनिश किया जाए। ये कहाँ लिखा हुआ है? CRPC। तो एक तरह से क्या समझ में आया? एक तरीका है, एक मोड है, एक, इसी को प्रोसीजर बोलते हैं। और सिविल मामलों का प्रोसीजर CPC में दिया हुआ है। और किसी एक्शन के खिलाफ, तो उन एक्शंस की जो सोसाइटी के खिलाफ हैं, उन एक्शंस की डेफिनेशन दे रखी है IPC में। और IPC, जो आप IPC पिनल लॉज का मतलब है, दंड विधियों का मतलब है जिसमें दंड की परिभाषाएं दे रखी हैं। डेफिनेशंस आर गिवन फॉर द पनिशमेंट्स। एक्शंस की परिभाषाएं दे रखी हैं। जैसे एक आदमी कहता है कि इसने मेरी चीज चुरा ली। चुराना क्या है? चुराने की डेफिनेशन कि थेफ्ट, व्हाट इज थेफ्ट, इट्स डेफिनेशन इज गिवन इन IPC। अब चूंकि IPC 1860 में बनी, CRPC शुरू में ये भी तभी बनी थी, लेकिन चूंकि अमेंड होते होते कई बार अमेंड हुई और आज 1973 की है। तो जब IPC बनी तब वही ऑफेंसेस हुआ करते थे जो IPC में लिखे हैं, लेकिन अब नए नए ऑफेंस आने लगे। सोसाइटी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जब सोसाइटी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है तो तरीके बदलते जा रहे हैं। 1860 में कोई ये थोड़े जानता था कि किसी को मैसेज के माध्यम से गाली दे दो, है ना? तब तो कोई नहीं जानता था मैसेज से कैसे गाली दी जाएगी। आज आप गाली दो कि देखो मैसेज से किसी को, यू कमिटेड एन ऑफेंस। मेरे पास अभी एक केस आया हुआ है। 354D। हो सकता है कि आप जानते हो सकता है ना जानते हो। इसको बोलते हैं स्टॉकिंग, है ना? पीछा करना। पीछा करना कैसे? पहले पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने। फिल्मों में एक स्थान पर हीरो भी पढ़ रहा है, हीरोइन भी पढ़ रही है। जब वो किताब यहाँ दबाए जा रही है तो उसके पीछे पीछे हीरो जा रहा है ना? वो स्टॉकिंग थी, पहले कॉमन थी। अब स्टॉकिंग क्या फोन से की जा सकती है? की जा सकती है। अब क्या था कि एक दोनों ऑफिसर हैं। एक ऑफिसर ने एक लेडी ऑफिसर को कॉल किया। लेडी ऑफिसर ने उसे ब्लॉक कर रखा था, लेकिन आपको पता होगी कि ब्लॉक करने के बावजूद भी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाती है कि कोई मुझे कॉल कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। उसने FIR दर्ज करा दी। अब अधिकारी परेशान,
मैंने कहा आपने कॉल क्यों किया? कि मेरी पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, उस दोस्ती में मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए, अब पैसे नहीं दे रही है तो मैं कॉल करता हूँ, मेरे ब्लॉक कर दिया उसने। तो मतलब अपने पैसे के लिए कॉल कर रहा हूँ, पैसे उसका पीछा नहीं कर रहा, पैसे का पीछा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी दे रखी है उसमें, ठीक है। तो ये एक एक्शन था जो मैंने अभी आपको बताया, पीछा करना, स्टॉकिंग। इसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? आईपीसी में। दिस इज कॉल्ड सबस्टेंटिव लॉस। तो आईपीसी जब बनी थी तब उसी तरह के एक्शन जब होते थे उस समय होते थे वही थे। अब उस समय जो एक्शन होता था 354 का होता था, एबीसी और डी का नहीं होता था। कि किसी महिला की मॉडेस्टी पर हमला करना इंटेंशनली, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन थी तब की थी, बाद में ये जुड़ी। अब जैसे ड्रग्स उस समय नहीं चलते थे, थोड़ा बहुत कुछ चलता था तो मिलावट चलती थी, हल्की फुल्की चीजें चलती थी, तो वो आईपीसी में दे रखी हैं। लेकिन आज आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेके ही मर गया। ज़्यादा खाता पीता था उसको, तो वो उसके रिएक्ट कर गई और पता नहीं जाने क्या क्या हुआ। तो आज हाई लेवल की सोसाइटीज़ में भी और नीचे भी लड़के लड़कियां सब ये ले रहे हैं। तो उस सोसाइटी को बचाना है। जब उस सोसाइटी को बचाना है तो हमारा जो स्टेट है, स्टेट समझते हैं ना, राज्य का मतलब होता है देश। ये प्रांत नहीं, राजस्थान और ये नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ हम क्या जो इंटरनेशनल लॉ में जब पढ़ा होगा, स्टेट सक्सेशन पढ़ा होगा, है ना। तो स्टेट का मतलब राज्य। तो स्टेट क्या काम करना है? स्टेट को, स्टेट क्यों है? वेलफेयर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज किस लिए बने हुए हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्रीज। फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री का मतलब हम लोग, हम सब लोग। लोग ना हो तो कोई कंट्री थोड़े होगा। कंट्री किससे है? लोगों से है। उनके वेलफेयर के लिए काम करना। तो स्टेट ने फिर एनडीपीएस एक्ट बनाया जो इस तरह के ड्रग्स को, तो देखा जाए तो वो है क्या? पीनल लॉ है। क्या पीनल लॉ है? एक तरह से हम पीनल लॉ की बात कर रहे थे, आईपीसी की बात कर रहे थे, वो भी किसका भाग है? आईपीसी का। अब चूंकि इस तरह के ऑफेंसेस को फास्ट डिसीजन चाहते हैं जिससे इस तरह की बीमारियां तेजी से कंट्रोल हों, जब बीमारियां तेजी से कंट्रोल करनी है तो उनका ट्रायल फास्ट करना पड़ेगा। ट्रायल फास्ट करना पड़ेगा तो क्या किया एनडीपीएस एक्ट में? एक्ट में एक तो पीनल लॉज को दे दिया और साथ में प्रोसीजर भी ले दिया, ठीक है, दोनों को दे दिया। और दिस इज कॉल्ड स्पेशल लॉ। ये स्पेशल हो गया। बात समझ में आई कुछ आपके? तो अब आप सोच रहे होगे मैं बता रहा हूं सीआरपीसी, लेकिन मैं एनडीपीएस पे भी चला गया, आईपीसी पे भी चला गया, ऐसा क्यों? मान लो किसी को ये बताना हो कि ये महिला है और ये पुरुष है, तो उसे पुरुष के भी गुण बताने पड़ेंगे कि ये ऐसे महिला से अलग है। क्योंकि महिला हो सकता है कि वैसे ही बाल कटा ले, बिल्कुल वैसे ही लगे, या पुरुष महिला जैसा लगे, इसलिए ये सब बताना जरूरी हो गया है। तो उसमें जो तरीका है, जो मोड है, वो मोड इसमें भी बताया हुआ है। वो मोड इन एक्ट्स में, स्पेशल एक्ट्स में भी
स्पेशल एक्ट में क्या किया कि हमने कुछ सीआरपीसी डाल दी, ये तो सीआरपीसी हो गई और ये आईपीसी हो गई, ये आईपीसी वाला पास, पीनल लॉज भी आ गए, दोनों आ गए। अब चूंकि कोर्ट को तो चीजें कैसे करनी है, पनिश कैसे करेगा कि वो ऑफेंस कमिट हुआ था या नहीं हुआ था। इफ सच ऑफेंस वाज कमिटेड, if it was in existence, it will be decided on the ground of evidence, it will be proved by the evidence. If it is not proved by the evidence, तो वो ऑफेंस नहीं हुआ था, it was not in existence. तो to prove the existence, evidence are required. एविडेंसेस से ही सब कुछ होना है। तो फिर ये एविडेंस क्या होते हैं, मतलब ऐसी जो भी चीजें हैं जिनमें प्रूविंग फोर्स है। क्या है प्रूविंग फोर्स, वेदर इट मे बी थिंग्स, वेदर इट मे बी स्टेटमेंट रिटन और ओरल, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन है क्या ये थिंग्स। क्या चीज है, थिंग्स हैं जिनमें प्रूविंग फोर्स है। जैसे मैंने अभी 354 के बारे में बता रहा था, तो जो मिस्ड कॉल का जो साइन पहुंच रहा है उसके पास, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। ये तो साबित होती है कि उसने कॉल किया था, तो वो एविडेंस है। तो एक तरह से पूरे का पूरा जो क्रिमिनल सिस्टम है 3 तरह के लॉज पर डिपेंड है। क्या, एक पीनल लॉ, प्रोसीजर लॉ और लॉ ऑफ एविडेंस। पीनल, प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस, और इस सबको मिलाकर कहेंगे क्रिमिनल लॉ। ठीक है। अब ये कहे कोई कि इनमें भी क्या क्या अंतर है, प्रोसीजर प्रक्रिया, तरीका, ढंग, तो एविडेंस भी तरीका है। क्या है, तरीका है। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए एक अलग एक्ट बना दिया। तो एविडेंस इज ऑल्सो प्रोसीजर लॉ। एविडेंस भी क्या है, प्रोसीजर लॉ है। अच्छा, सीआरपीसी क्या है, प्रोसीजर लॉ है। सब्स्टिट्यूटिव लॉ आईपीसी हो गया। क्या सिविल में भी इस तरह का बाइफर्केशन है, क्लासिफिकेशन है? हाँ, उसमें भी है। जब उसको करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें, आप ये सब चीज़ें आप अपने एकेडमिक कैरियर में पढ़ कर आए हैं, बट आई रिपीटेड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं बता रहा था कि सीआरपीसी क्या है, तो आपके समझ में आई कि एक तरीका है जिसके द्वारा जिसने भी जो ऑफेंस किया है उसको पनिश कराना है, या जिसने ऑफेंस नहीं किया है उसको एक्विटल होना है, दोष मुक्त होना है। समझ में कि सीआरपीसी क्या है। अब बात आती है कि जो एक्ट हमारे पास है, एडीजे में सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस से 25 क्वेश्चन आने हैं।
एक तो ये कोशिश करना कि वैसे तो याद हो जाएगा धीमे धीमे, कि आपका सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए शुरू शुरू में। और बड़ा आश्चर्य होता है कई बार, एक स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आई और उसने मुझे पूछा कि सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप एक इंटरव्यू कॉलेज के लिए मैं ले रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या किया हुआ है। उन्होंने कहा LLM किया हुआ है। कि अच्छा LLM किया हुआ है। मैंने कहा किस में किया है। उन्होंने कहा कॉर्पोरेट में किया है, बिजनेस लॉ में किया है। तो मैंने कहा आपको उसमें सबसे अच्छा कौन सा आता है। कि सभी आता है, कंपनी लॉ आता है। तो मैंने कहा कंपनी लॉ किस ईयर का है। उसने आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा कि और कौन सा एक्ट आता है। कि NI एक्ट आता है, किस ईयर का है। कि सर ईयर नहीं पता। बोला आप जब तक ये ना हो ना, आपका नाम कंप्लीट नहीं है। IPC कब की, पूरा का पूरा लिखोगे तभी तो नाम पूरा हुआ। हर एक्ट का नाम क्या है, सामान्यतः इट इज गिवन अंडर सेक्शन 1 दे रखा होता है। पूरा नाम ही लिखते, कहीं ऐसा थोड़ी होता है कि पीछे से हटा देते हैं। दूसरा, ऐसे तैयार कीजिए चीज़ों को। तो मैंने पूछा कि एनी टाइम यू अपीयर्ड इन RJS और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सी सेड यस। तो मैंने पूछा कहीं कोचिंग ली थी। शी टोल्ड मी द नेम ऑफ द टीचर। मैंने कहा ऐसा नहीं, उन्होंने पढ़ाया होगा। और आप बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पूछी, शी वॉज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। ऐसा ना हो बाद में मेरे से पढ़ें और कहीं आपके साथ ऐसा हो और आप आंसर ना दे पाए। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ने का मतलब जो पढ़ लिया वो हमारे दिमाग में है। ठीक है ना। तो 1973 का है ये एक्ट। अब ये जो एक्ट है इसमें आपको हर चीज़ समझने की कोशिश की। तो एक तो हिंदी भी मैं लिखता चला जाऊंगा। विधि, प्रोसीजरल लॉ। कौन सा है ये, प्रोसीजर लॉ। प्रक्रियात्मक या प्रोसीजर लॉ है। कई बार पूछा जाता है कि मैचिंग कराने भी आया हुआ ये क्वेश्चन कि ये कौन सा लॉ है। दूसरी बात क्या है कि 37 चैप्टर्स हैं इसमें। कितने चैप्टर हैं, और एंसिलरी सेक्शंस को इसमें काउंट नहीं किया है। लास्ट नंबर जो होता है उसी को माना जाता है। वैसे रिपील्ड है ये, लेकिन हमें जब भी कभी नंबर पूछा जाए CRPC का, तब हमें लिखना है कि इट इज इट्स नंबर। तो नंबर क्या है, 484 इसके सेक्शन है। और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो शेड्यूल हैं। अनुसूचियां, अध्याय, धाराएं और अनुसूचियां। तो सबसे पहले पढ़ना कैसे है इसको। तो जैसे लिखा है कि दो शेड्यूल हैं। तो
जब हम हमारा बेयर एक्ट लेंगे तो बेयर एक्ट में सबसे पहले कि इसमें देखने की कोशिश करें कि क्या है। जैसे हमने कहा कि इसमें 2 शेड्यूल दे रखे हैं, तो शेड्यूल सामान्यतः पीछे होते हैं। तो आप देखेंगे ये इसके शेड्यूल है, ये शेड्यूल फर्स्ट है। शेड्यूल फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, और टेबल में कौन सा जो टेबल दे रखी है उस टेबल में क्या दे रखा है, आईपीसी के सेक्शंस दे रखे हैं। और उनमें क्या दे रखा है, जैसे 109 में, क्योंकि उससे पहले पनिशमेंट शुरू नहीं होते, आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर 108 तक तो पनिशमेंट शुरू होते ही नहीं। तो क्या है उसमें, डेफिनेशंस हैं। 76 से लेके 106 तक का जो पार्ट है जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं। तो क्या नहीं दिया हुआ, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट दिया हुआ है यहाँ से 109 से। तो फिर दूसरे में यहाँ दे रखा है सेक्शन, फिर ऑफेंस, फिर दे रखा है कि उस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है, ठीक है ना। फिर यहाँ दे रखा है कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब आपके लिए एक नया नाम आ गया, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कि कॉग्निजेबल क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, सब समझते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि जिन मामलों में पुलिस बिना वारंट लिए हुए, मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ता है, पुलिस में अरेस्ट टेकिंग विदाउट वारंट, इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जिनमें वारंट लेकर अरेस्ट करना पड़ता है, नॉन कॉग्निजेबल। तो वारंट क्यों लेना पड़ता है, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं जो बड़े मामले हैं, कहते हैं ना संज्ञेय, संज्ञेय मतलब संगीन, कि सब संगीन जुर्म कर दिया इसने। आप क्या समझते हो, संगीन से क्या समझ में आता है? नहीं, दूसरे सब सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें। सामान्य भाषा में सब संगीन जुर्म कर दिया। आप बिल्कुल मान लो कोई आदमी अनपढ़ है, वो नहीं समझता, वो कहते हैं ना कि संगीन जुर्म कर दिया, मतलब कोई बड़ा अपराध कर दिया है, ठीक है ना। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो ये कैसे पता लगेगी कॉग्निजेबल कौन कौन से हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो यहाँ लिस्ट में जैसे ही हम इस लिस्ट को देखेंगे तो सीआरपीसी इज सेइंग कि दीज आर कॉग्निजेबल, दीज आर नॉट कॉग्निजेबल। तो यहाँ दे दिया, जैसे 109 पढ़ रहे हैं तो इन्होंने लिखा कि इट इज कॉग्निजेबल, तो यहाँ लिख दिया लिस्ट में कॉग्निजेबल, ठीक है ना। फिर यहाँ देखते हैं कि वेलेबल है या नॉन वेलेबल है। तो वेलेबल है या नहीं है तो ये कैसे पता लगेगा, सीआरपीसी के इसी शेड्यूल से पता लगेगा। इसमें देखो कि उसके यहाँ लिख दिया कि ये जमानती है या नहीं जमानती, यहाँ लिख दिया, लिस्ट में सारे दे रखे पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे कौन सा जज उसे सुनेगा, मजिस्ट्रेट सुनेगा या सेशन जज सुनेगा, ये सारी बातें ये कहाँ पता लगेगी, इसी शेड्यूल में, जो लास्ट का है कि कौन सी कोर्ट से सुनेगी, ये शेड्यूल में दे रखा है। समझ में आया आपके? तो क्या समझ में आया आपके कि सबसे पहले तो नंबर दे रखे हैं सेक्शंस के, क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, 109 दे रखा है, या ऐसे और भी दे रखे हैं। तो जिन जिन सेक्शंस के पनिशमेंट हैं वो दे रखे हैं। डेफिनेशन वाले दे रखे हैं क्या, डेफिनेशंस नहीं है इसमें, पनिशमेंट वाले सेक्शन दे रखे हैं। कौन से सेक्शन दे रखे, पनिशमेंट वाले सेक्शन दे रखे। फिर उनकी एक संक्षिप्त परिभाषा दे रखी है, कौन से सेक्शन में क्या है, जो एक तरह से जिसे आप हेडर कह सकते हैं। फिर कितना पनिशमेंट मिलेगा, मैं कई बार बोलता हूं सेक्शन, एक्शन, पनिशमेंट, एक 3 सेक्शन, एक्शन, पनिशमेंट, 3 शब्द हो गए ना। तो पहले सेक्शन दे रखा है, एक्शन दे रखा है, एक्शन क्या हुआ,
जैसे किसी में थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने वाले में लिखा है, तो सेक्शन, एक्शन, पनिशमेंट। फिर जो आगे जो दे रखा है कि वो उसका नेचर कैसा है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वेलेबल है, नॉन वेलेबल है, और कौन सी कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। एक तरह से ये शेड्यूल किस में दे रखा है, शेड्यूल फर्स्ट में दे रखा है। तो एक तरह से हमें अभी ये समझ में आया कि शेड्यूल फर्स्ट में आईपीसी के सेक्शंस के बारे में ये बता रखा है, कौन सी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, कौन से उसमें जमानत बनती है नहीं बनती है। जैसे जिसमें लिखा है जमानती है, इट इज़ वेलेबल, उसका मतलब ये होता है कि इट इज़ द राइट ऑफ ऑफेंडर, अधिकार के तौर पर जमानत लेगा, जमानत मिलेगी उसको। और जिसमें लिखा है कि नॉन वेलेबल, क्या उसमें जमानत नहीं मिलेगी? उसमें भी मिलेगी। तो वो उसमें कैसे मिलेगी? इट इज कंडीशनल बेल। कैसे? सीआरपीसी में बता रखा है कि ऐसा ऑफेंडर है तो ऐसे तब छोड़ेंगे, ऐसा है तब छोड़ेंगे, ऐसा है ऐसा अपराध किया तो छोड़ेंगे। तो दो बातें, एक तो सीआरपीसी में बता दिया और लास्ट में कह दिया इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट विल डिसाइड। तो क्या समझ में आया? तो जो गैर जमानती मामले हैं, जमानत के लिए उनमें भी चैप्टर बना हुआ है, सीआरपीसी का चैप्टर है, जमानत वहां भी मिलती है। तो दो तरह से हुई ना, एक जमानती में अधिकार के तौर पर और एक कंडीशन। ठीक है, तो आपको शेड्यूल तो बाद में याद करनी, लेकिन शेड्यूल के संबंध में हमें यह पता लग गया कि ये शेड्यूल किस लिए दे रखी है। अब बात आती है कि इसका हम जो करते हैं कि सेकंड शेड्यूल पर चलें। दो शेड्यूल बताए थे ना, तो दूसरे शेड्यूल में क्या दे रखा है। अब जैसे दूसरे शेड्यूल में आप जाएंगे, अब देखो पहले शेड्यूल के भी दो पार्ट हैं। अब आप डायरेक्ट लेके आना कल से, तो है ना। पहले तो डायरेक्ट को पढ़ना भी तो सीखना है। अब देखो इसी शेड्यूल में दो पार्ट दे रखे हैं। इसका जो शेड्यूल, इस शेड्यूल का जो सेकंड पार्ट है, उस शेड्यूल में जो अन्य कानून हैं, जैसे अभी हम एनडीपीएस कह रहे थे, या तो उनके मामलों का ट्रायल कैसे होगा, कॉग्निजेंट, क्योंकि ये तो आईपीसी देखे, तो बाकी के तो अदर एक्ट्स के संबंध में यहाँ पर दे रखा है कि नेचर कैसा है, उनमें क्या रिलीफ मिलेगा और कौन सी कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। रिलीफ, नेचर और कोर्ट, इनके संबंध में। जैसे कि जिन मामलों में आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 7 ईयर का है, वहाँ लिख दिया कि सेशन जज सुनेंगे और इट इज़ नॉन अवेलेबल। तो ये सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ। तो दोनों शेड्यूल के शेड्यूल फर्स्ट के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, शेड्यूल फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। तो एक तरह से हमें अब आगे के अंदर क्या है वो तो याद करनी है। अभी हमारे दिमाग में एक बात आई कि शेड्यूल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि आईपीसी के पार्ट 1 में तो आईपीसी के सेक्शंस के संबंध में सारी बात दे रखी है कि वो कैसे नेचर के हैं, क्या है। शेड्यूल, उसी शेड्यूल के सेकंड पार्ट में अदर एक्ट्स के संबंध में दे रखा है। अब हम जाते हैं सेकंड शेड्यूल पे। तो सेकंड शेड्यूल में फॉर्मेट दे रखे हैं, फॉर्म्स के फॉर्मेट। फॉर्म के फॉर्मेट का मतलब क्या है? जो सेकंड शेड्यूल है
फॉर्म्स दे रखे हैं, कि फॉर्मेट दे रखे हैं इसमें। जैसे किसी को समन भेजना है, अब मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो समन भेजना है, तो आप ये थोड़ी कि समन लिख के सीखना है, एक फॉर्मेट फिक्स है सीआरपीसी में, कैसे समन भेजा जाता है, ऐसे कुर्की का आदेश हुआ। तो ये सारे के सारे देखे, आज जाके घर पे देखिएगा इस सारे को, ऐसे चालान ऐसे चार्ज लगता है, ये सारे फॉर्मेट हैं। यहाँ मजिस्ट्रेट को साइन करने होते हैं, यहाँ सील लगती है, ये सब पूरे पूरे दे रखे हैं। ये आपको कोर्ट में उस समय ज़रूरत पड़ेगा, जब आप जुडिशल अफसर बन जाएंगे तब आपको इस पे कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ सील लगनी है, कहाँ हस्ताक्षर होने। ठीक है, ये आपके समझ में आ गई। अब बात आती है कि शेड्यूल फर्स्ट के बहुत सारी बातें हमें याद करनी है, शेड्यूल सेकंड की कुछ बातों के संबंध में कुछ ही जानकारी की जरूरत है, बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से पूरा का पूरा पार्ट छूट जाता है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 484 सेक्शन है। क्या प्रश्न उठता है कि क्या ये सारे सेक्शन हमको पढ़ने हैं? 484 सेक्शन है, नहीं। करीब करीब 230 के आसपास सेक्शंस आपको अच्छे से आते हैं ना, तो सीआरपीसी आपकी पूर्ण हुई। मैक्सिमम और अच्छा करना चाहते हैं तो 250, पहले ही बहुत कम थी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि डिगलॉट फॉर्म में लिखी हुई है ये तो, और फिर ये भी बता दिया कि इसमें इतने ही सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत सारा छूट जाता है जो नहीं पढ़ना है। लेकिन आइडिया, मोटा आइडिया सबका होना चाहिए कि इसमें दिया क्या है। अब जब हम बात करते हैं तो दिया क्या है, तो एक ब्रोसीजर थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था। एक व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया और वो पुलिस के पास गया, एफआईआर दर्ज कराई। ये जो बात दे रखी है, ये तो एक तरीका है, तरीके और भी हो सकते हैं। जैसे आप अपने गांव में रहते हैं और आपकी ज़मीन है, और कुछ लोग उस ज़मीन को अननेसेसरी कब्जा करने की कोशिश करते हैं, रोज़ लड़ाई करते हैं, पानी नहीं आने देते। गांव में एक ऐसा आदमी भी इतना नोटोरियस है, उससे सब घबराते हैं। तो दो तरह की बातें हुई, घबराते हैं बस आंख निकाल देता है, या लोग घबराते हैं आप भी डरते हैं, मतलब जस्ट एप्रीहेंशन, लेकिन ऑफेंस नहीं किया, उस डराते, ऐसा डर आपको लगता है। कभी कभी कह भी देता है कि देख लूंगा, तब क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए दो तरह की बात हो गई। एक तो जो प्रिवेंटिव पोर्शन है, प्रिवेंटिव प्रोविजंस है, एक तो ऑफेंस कमिट किया तब एक्शन हुआ, थप्पड़ मारा, एक आपको लग रहा है कि ये आदमी मेरे थप्पड़ मार देगा, लग रहा है, तो सीआरपीसी का ये कहती है कि वेट फॉर स्लैपिंग बाय हिम। ये थोड़ी कह रही है, यदि हम
जब वो थप्पड़ मारे उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो जो प्रिवेंटिव प्रोविजंस हैं, तो एक पार्ट तो क्या हो गया, प्रिवेंटिव प्रोविजंस का हो गया। एक पार्ट तो प्रिवेंटिव पोर्शन हो गया हमारा। अब प्रिवेंटिव काम कौन करे? एक तो आप सब समझते हैं जुडिशरी है, वो पनिश करती है। एक प्रिवेंटिव काम करने के लिए भी लोग हैं। तो प्रिवेंटिव काम करने के लिए कौन लोग हैं? एक तो पुलिस है, आप सब लोग जानते हैं, और दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ये एक अलग मशीनरी है। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको भी इस सीआरपीसी में पावर्स दे रखी हैं और पुलिस को भी पावर्स दे रखी हैं। आपने देखा है ना, कई बार लोग छोटी मोटी मारपीट हो जाती है तो आपने सुना होगा 151 में बंद कर दिए जी, सुना है? 151 क्या है ये सीआरपीसी की पुलिस की ताकत है। जो पीस है, उस पीस को समवन इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, तो क्या कर सकती है पुलिस? पुलिस उसको उस एक्शन से डिटेन कर सकती है। एक और है, बहुत ज्यादा घातक आदमी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कौन है, जैसे एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है, नाम सुने हैं ना ये एडीएम एसडीएम, ये कौन है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। इनको क्या राइट है? उससे पहले ही कह सकते हैं बदमाशी मत करना, इस बात की श्योरिटी दे दो बदमाशी न करने की। यदि आपने कुछ किया देन आई विल अरेस्ट यू, तो उससे श्योरिटी मांग लेते हैं। ये प्रोविजन कहां दे रखे हैं? सीआरपीसी में। तो क्या समझ में आई कि इन कामों की, चाहे ये वाला काम हो, चाहे ये वाला काम हो, चाहे ऑफेंस कमिट होने के बाद जो प्रोसीजर यूज होता है वो हो, हर एक की एक कहानी, एक सीक्वेंस होगी ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, तो वो जो सीक्वेंस थी वो तो 154 से शुरू होती है कि एफआईआर दर्ज करा दी और ऐसे चलता चला गया। एफआईआर दर्ज करा दी, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट पेश की, ट्रायल हुआ, ट्रायल को होने के बाद जजमेंट हुआ। तो ये सीक्वेंस तो यहां से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले क्या है? तो इस सीक्वेंस को समझने के लिए सबसे बेहतर क्या है कि यू शुड लर्न फर्स्ट द नेम ऑफ द चैप्टर्स एंड इनके सारों के कि जितने भी सेक्शंस हैं उनके हेडलाइन मत पढ़िए, पहले सिर्फ चैप्टर्स के नाम, और उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये वाली चीज दे रखी है, तब आप लगेगा कि पूरी की पूरी सीआरपीसी तो एक कहानी की तरह चलती है, बहुत जबरदस्त सीक्वेंस बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जैसे चैप्टर्स की बात करेंगे, लेकिन
क्या आप सारी कोर्ट्स को समझते हैं? कोर्ट्स के बारे में सब जानते हैं? कौन कौन सी कोर्ट है हमारे यहाँ देश में किरण? पहले बैठ के एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और फिर उनकी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, इट इज सुप्रीम कोर्ट। यू ऑल नो वेरी वेल। कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके पास क्या इसके पास पावर्स क्या है? इसकी कहीं पावर दे रखी है क्या कि ये क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यस, पावर्स आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखी हैं। क्या सीआरपीसी में भी कोई पावर दे रखी है इसको? क्या सीआरपीसी में भी सुप्रीम कोर्ट नाम आता है क्या? बिल्कुल सही कहा, आता तो है। जैसे केसेस को ट्रांसफर करना, एक केस को यहाँ से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना। हाँ, तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? अब चूंकि इसमें अधिकतर काम नीचे की कोर्ट्स में होता है, तो आप देखेंगे कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स का और सेशन कोर्ट का की बातें सीआरपीसी में ज़्यादा हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा हैं। फिर हाई कोर्ट, ये भी समझते हैं हम, ये भी समझते हैं इनके जजेस वगैरह कैसे बनते हैं। हाई कोर्ट में जज बनना है तो 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात से सहमत हैं कि इन्हें जज बनाया जाना चाहिए, और उस सहमति के लिए कॉलेजियम में मामला गया हो, कॉलेजियम ने उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा हो और उन्होंने भी अप्रूव कर दिया हो, तब बनते हैं। एक मोटा मोटा रहता है। इनसे नीचे जब हम जाते हैं तो दो तरह के नेचर के मामले हैं। एक तो वो मामले जो सिविल नेचर के हैं। सिविल नेचर का मतलब क्या है? जहां किन्हीं अधिकारों के संबंध में कोई लड़ाई होती है। किनके संबंध में? अधिकार और दायित्व के संबंध में। मतलब वी आर कंटेस्टिंग फॉर आवर राइट और ड्यूटीज। सच टाइप ऑफ केसेस आर कॉल्ड सिविल नेचर। एक होते हैं क्रिमिनल नेचर। तो जो क्रिमिनल नेचर के हैं वो, तो क्रिमिनल नेचर की बात करें तो हम चूंकि अभी क्रिमिनल पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल नेचर की बात करें तो सेशन जज। कौन? सेशन जज। इनसे नीचे जब जाते हैं तो सेशन जज। अब चूंकि एक ही जज के पास दो काम होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे लोगों की कमी है। अब ये अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो आप देखेंगे कि टीचर्स के ऊपर एक टैग लगा हुआ होगा, ये तो हिंदू लॉ का टीचर है, ये मुस्लिम लॉ का टीचर है, ये सीआरपीसी का टीचर है। ऐसा नहीं, उन सारे टीचर्स ने सब पढ़ा है जैसे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन कोर्ट में नहीं कह सकते आप कि नहीं जी मैं तो हिंदू लॉ का पढ़ के आया हूँ, आप तो मेरे पास कोई हिंदू लॉ का मामला हो तो उसे भेज दीजिए, बाकी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसे करते हैं क्या? नहीं। कोई क्रिमिनल में तो सीआरपीसी नहीं पढ़ के आया, सीआरपीसी का तो कोई मेरे को आती नहीं, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो सेशन जज, लेकिन जब वो सिविल भी सुनना है तो वो एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या डिस्ट्रिक्ट जज डीजे, सॉरी एडिशनल और
एडिशनल सेशन जज का मतलब समझते हैं, यहाँ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, ठीक है। तो क्रिमिनल जो मैटर सुन रहे हैं, तो इसकी बात नहीं करते, जो एक ही कोर्ट में होते हैं। आप देखेंगे वहाँ लिख रहा होगा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज। तो अतिरिक्त जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ऐसे लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि अतिरिक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल सेशन जज। इसका मतलब क्या होगा, तो जो गाड़ियों पे जहाँ कहीं उनका नाम दिया हुआ है तो वहाँ क्या लिखा है, जिला न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्या लिखा है, जैसे इसी तरह लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो इसका पूरा मतलब क्या है, वो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज है और सेशन जज है। और एडिशनल हो जाए तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सेशन जज के साथ में एडिशनल सेशन जजेस भी होते हैं। सेशन जज अकेला सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ में एडिशनल सेशन जज होते हैं। ये दोनों ही हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं। ये इसका सीनियर नहीं, सीनियर होता है, सिर्फ सीनियर जरूर है लेकिन बराबर का है। ये कोर्ट एक जैसे जजमेंट दे सकती है। फिर हम नीचे चलते हैं। ये लिस्ट में कितने राजस्थान में जज हैं, कितने सेशन जज हैं, कितने एडिशनल सेशन जज हैं, कितनी कोर्ट हैं, ये राजस्थान जुडिशल सर्विस रूल्स है 2010 के। तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो ये सारा हर कोर्ट के बारे में आपको सबके बारे में आइडिया हो जाएगा। आप पढ़ने की कोशिश करें जब भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। CJM। अब इसी तरह ACJM, कौन है ACJM? इसके साथ ही काम करने वाला है ACJM। तो ये सारे काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जहां महानगर आ गए वहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी आ गए। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, CMM, ACMM, समझ गए ना। ये सब चीजें समझ के आए हो, पढ़ के आए हो, फिर भी वंस अगेन आई एम रिपीटिंग देम। फिर आप आते हैं यहाँ पे JM। तो क्रिमिनल में ऐसे देखें तो ये CRPC में ये सीक्वेंस है कोर्ट्स की, और आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, इस जगह। और इनका जो 1 साल तक राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। समझ में आ गया। तो ये तो कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स में ये प्रोसीजर फॉलो होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या इन कोर्ट्स के लिए भी ये प्रोसीजर है ना, इन कोर्ट्स के लिए प्रोसीजर नहीं है। तो फिर क्या इस कोर्ट का कोई प्रोसीजर है? मान लो ये हाई कोर्ट कभी सेशन जज की तरह ही सुनवाई करे तो प्रोसीजर सेशन जज वाला ही फॉलो करना पड़ेगा हाई कोर्ट जज को। तो हाई कोर्ट जज कभी कभी कर सकता है, उसे तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो कभी भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कभी ट्रायल नहीं कर सकता। हाई कोर्ट कभी ट्रायल कर सकता है, प्रोविजन है, जनरली नहीं करते, प्रोविजन तो है, लेकिन करे तो सेशन जज। तो आपको क्या समझ में आया आपके
कि मेनली ये जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं वो इस पर डिपेंड है। मेनली जो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो इस पर डिपेंड है। समझ में आ गया सबके? क्या टाइम हो रहा है? अच्छा। अब बात करते हैं हम इनके सारे चैप्टर्स की, कि सीआरपीसी में क्या क्या चैप्टर्स दे रखे हैं। तो उससे हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है, फिर उसकी डिटेल पढ़ लेंगे। अब जैसे इसका जो चैप्टर 1 है वो है प्रिलिमिनरी या प्रारंभिकी। भाई इस जो प्रिलिमिनरी या प्रारंभिकी है इसमें कोई बहुत सारी बातें नहीं दे रखी हैं। इसमें तो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक के ही दे रखे हैं। जैसे तो इनमें बेसिकली है क्या, नेम और ये दे रखे हैं, सीआरपीसी का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या होगा, इसके अलावा डेफिनेशंस क्लॉज दे रखा है। ये वाला पार्ट दे रखा है। बहुत सारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कौन सी, जो इस कानून में काम आती है। जैसे कॉग्निजेबल अभी हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेबल, इट इज गिवन इन इट। ऐसे एक शब्द पढ़ा हुआ जैसे कंप्लेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है ना। कोई कहे एफआईआर की, एफआईआर की नहीं दे रखी है, एफआईआर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, कंप्लेंट की दे रखी है। हाँ, सेक्शन 2D में ही दे रखी है। तो यहाँ दे रखी है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपसे पूछेगा दो चीज तरह के, एक तो इसका नंबर ही पूछ लेगा, कंप्लेंट डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, या आपसे कंप्लेंट में क्या लिखा हुआ है उसकी 4 लाइनें बना देगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो वो डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं। तो चैप्टर 1 में यही दे रखा था। अब हम चलते हैं चैप्टर 2। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि चैप्टर 2 से पहले मैंने अभी आपको कोर्ट्स के बारे में बताया था ना, कोर्ट्स के। तो आपको ये भी एक गोला बनाया था कि ये कौन से कोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है मैक्सिमम। नीचे जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके संबंध में सीआरपीसी है मैक्सिमम, या पुलिस है, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, या जेल है ना, इनके बारे में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में प्रोविजन कम है, ऐसा नहीं उनके बारे में नहीं है, कम है। तो चैप्टर 2 की बात जब हम करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, ये आप लोग सब जानते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, अभी जो मैंने आपको बताई थी ना कि कौन कौन सी कोर्ट होती हैं।
जेएम कोर्ट कौन सी है, सेशन जज कौन है, एसीजेएम कौन है, उनकी क्या पावर्स हैं, कितना पनिशमेंट दे रखते हैं, और वो कहाँ कहाँ किस किस तरह अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करेंगे। तो ये चैप्टर 2 में दे रखा है सारा का सारा। जैसे आप जेएम हो जाते हैं, जेएम होने पर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? ठीक है, 3 साल और 10,000 का जुर्माना, फाइन, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, जब ये कब देगा? जैसे मान लो एक मामला आया चोरी का। किसका आया? चोरी का मामला आया। तो चोरी का मामला आया, उसमें 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा दे दी। लेकिन चोरी आया, साथ में घर में घुसना, वो भी आया, क्रिमिनल ट्रेसपास भी आया। तो क्रिमिनल ट्रेसपास और थेफ्ट दोनों आ गए, तो इसमें सजा का अलग है और इसमें सजा अलग है। जब दोनों में सजा है तो इसके संबंध में 3 साल दे सकता है, इसके संबंध में 3 साल दे सकता है। और मान लो एक तीसरी चीज और हो गई, तीसरी चीज और हो गई कोई, मान लो घर में जाके कोई चीज तोड़ फोड़ कर दी, तो और 425 कर दिया, इसके संबंध में भी हो गया। तो एक तरह से 3 सेक्शन लगा दिए। जब 3 सेक्शन लग गए तो इसको जो पावर दी सजा, अब 3 लगाओ या 30, जितने एक्शन उतने सेक्शन। मेरे ये कंसेप्ट है कि जितने एक्शन, एक आदमी घर में घुसा, दिस इज 1 एक्शन। घर में जाके कोई चीज उठा लाया, इट इज 2nd एक्शन। घर में जाके तोड़ फोड़ भी कर दी, इट इज 3rd एक्शन। तो जितने एक्शन करता जाएगा उतने ही सेक्शन लगते जाएंगे, और जितने एक्शंस हैं उन्हीं एक्शंस की डेफिनेशन मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। कहाँ दे रखी है? आईपीसी में दे रखी है। तो इसको सजा हम मिलेगी, ये दे सकता है 6 ईयर्स की सजा मैक्सिमम। तो ये सारी बात कहाँ दे रखी है? चैप्टर 2 में दे रखी हैं, ठीक है ना। इससे एक बार सारे चैप्टर्स को ऐसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता लग जाएगा कि इन चैप्टर्स में दिया हुआ क्या है, ठीक है ना। ऐसे ही हम चलते हैं चैप्टर 3 पर। पावर ऑफ द कोर्ट्स। तो जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर्स दे रखी हैं। जैसे एसीजेएम या सीजेएम कितनी सजा दे सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा 7 ईयर्स, लेकिन वही बात, जब सेक्शन एक ही हो तो तब तक 7 ईयर, और बहुत सारे एक्शंस के लिए बहुत सारे सेक्शन लगे हों तो मैक्सिमम 14 वर्ष। तो सेशन जज, एसीजेएम, इनके पावर्स मतलब सजा देने का की जो पावर है, जो शक्ति है कि हाउ मच पनिशमेंट दिस कोर्ट में इम्पोज, ये कहां लिखा हुआ? चैप्टर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 में ये सेक्शन 26 से लेकर 35 तक है। फिर चैप्टर 4 चलते हैं।
चैप्टर 4 इसके दो पार्ट कर दिए, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। इसी में इनमें भी पार्ट बने हुए हैं। तो जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर समझते हैं, जैसे एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, एडिशनल डीजी है, डीजीपी है, क्या इनके पास भी कोई पावर होती है क्या? तो इसमें दो कर दिए हैं। जैसे पुलिस के सारे ऑफिसर्स को जैसे आप एफआईआर दर्ज कराने आते हैं तो सेक्शन 154 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो थाने का स्टेशन हाउस ऑफिसर है, जो एसएचओ है, उसको आपको देनी है। हिंदी में लिखा है थाने का भार साधक अधिकारी, उसको आपको जो भी घटना हुई है तो यू आर टू इन्फॉर्म हिम। मान लो आप उसके पास नहीं गए, आप तो सीधे ही एसपी के पास चले गए। हैज एसपी द राइट टू लॉज एन एफआईआर? तो यस, एक ही सेक्शन लिख दिया 36 कि जो काम नीचे का अधिकारी कर सकता है वो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं। जैसे एक सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो जैसे सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऐसे ही आईजी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्या डीजीपी कर सकता है? यस। दिस सेक्शन इज गिविंग द पावर टू द ऑल सुपीरियर ऑफिसर्स टू द ऑफ द पुलिस। ऑल पुलिस ऑफिसर्स में yes may exercise all the powers of inferior officers। सबके समझ में आ गई? हाँ, नीचे ये बता दिया कि भाई कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बता रखा है कि ए पार्ट में तो पुलिस ऑफिसर्स को पावर्स हैं। दूसरी बता रखा है कि मान लो एक पुलिस ऑफिसर अकेला है और उसने देखा कि अकेला पुलिस ऑफिसर है और उसके सामने कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं दूसरे को, और वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे भागा। अब अकेला है तो वो किसी से कहता है भाई तुम पकड़ो इसको। वो कहता है मैं क्यों पकड़ूं, तुम पकड़ो, तुमने वर्दी पहन रखी है, ये तुम्हारा काम है, मैं तो नहीं करूंगा। तो क्या कह सकते हैं इसे? देखो कॉमन सेंस से आपके दिमाग में आ गई कि नहीं कह सकते, लेकिन कॉमन सेंस वाली बहुत सारी बातों को आप जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक लिखी हुई नहीं है तब तक वो कानून नहीं है। तो लिखा हुआ है कि जो पब्लिक है कब पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता करेगी? किस सहायता दे रखी है? हेल्प टू द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बाय द पब्लिक। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर ये कौन से चैप्टर में दे रखा है? चैप्टर 4। जैसे इन चैप्टर्स को आगे पढ़ते चले जाएंगे ना,
तो आपको लगेगा कि ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा अलग है सीआरपीसी का, फिर ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, एक सीक्वेंस बनेगी आपके दिमाग में। फिर हम चलते हैं चैप्टर 5 पर। जो ऑफिसर्स हैं किसी आदमी को अरेस्ट कैसे करेंगे, अरेस्ट का तरीका बता रखा है। कभी कभी कहते हो ना कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, कि क्यों, वारंट कहाँ है। फिल्मों में पूछता ना वारंट कहाँ है, तो वो तो जानता नहीं कानून, फिर भी पूछता है वारंट कहाँ है। इसका मतलब कॉमन सेंस से उसे कुछ तो आता है। तो जो तरीका है अरेस्ट करने का, जैसे एक महिला है और एक मेल कांस्टेबल या मेल इंस्पेक्टर उसको हाथ पकड़ के खींच रहा है, तो महिला चल रहा है, कह रही कि नहीं तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, इट इज इलीगल, मेरे शरीर से हाथ नहीं लगा सकते, मेल मेरे शरीर से हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो पुलिस का ऑफिसर ही है। एक्सेप्शन कंडीशन से आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये जो तरीके हैं, वेरियस टाइप के तरीके, पूरा का पूरा ये चैप्टर दिया हुआ है। ऑफिसर्स का अरेस्ट कैसे है, कैसे अरेस्ट करेगा ऑफिसर, तो चैप्टर 5 में दे रखा है। जैसे कोई ऑफेंस हो जाए, एफआईआर में नाम दर्ज हो गया, तो वो कहते हैं साहब 41A का नोटिस आया हमारे घर, तो वो क्या करते हैं 41A का नोटिस, वो उसमें लिखा हुआ है कि कब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और कब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी कि भाई 7 साल से नीचे के ऑफेंसेस हैं, आप पहले आइए और बताइए, यदि हम संतुष्ट हैं कि आपने अपराध नहीं किया तो कोई बात नहीं, और आपने किया है तो हम अरेस्ट कर लेंगे आपको। तो ऐसे ही सेक्शन 41 आप सब पढ़ के आए हो, 41 कि कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो पूरा का पूरा, तो एक तरह से पूरा का पूरा अरेस्ट के प्रोविजन इस सेक्शन में, वो इस चैप्टर में दे रखे हैं। और ये सारा का सारा 60A तक का पार्ट है कि गिरफ्तारी के तरीके कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। जैसे गिरफ्तार किया किसी को, अरेस्ट किया, अब उसके हाथ में अंगूठी है, चेन है, उनका क्या करोगे। तो ये चैप्टर 5 में पूरा का पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि भैया क्या करेंगे इसका। मान लो कोई दवाई की जरूरत पड़ रही है, कोई कहता है मेरे को तो अस्थमा है, मैं दवाई से नहीं रह सकता, तो वो सब बातें इसमें बता रखी हैं चैप्टर 5 में। सबको समझ में आ रही है बात मेरी। फिर हम चलते हैं चैप्टर 6 पर। तो चैप्टर 6 पर प्रोसेस टू कंपेल देखो प्रोसेसेस बोलते हैं आदेशिकाएं। क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें, थोड़ा हिंदी पढ़नी पड़ेगी उन्हें, लीगल हिंदी, क्योंकि जब हिंदी नहीं सीखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, और जो हिंदी मीडियम है वो जो इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। दोनों को दोनों लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेंगी, खास तौर से यदि इफ़ यू आर टारगेटिंग RJS, यू आर टारगेटिंग हायर जुडिशरी सर्विस इन राजस्थान, तो आपको ये टास्क लेनी ही पड़ेगी, दोनों चीज़ें सीखने। तो प्रोसेसेस या आदेशिकाएं, तो प्रोसेसेस या आदेशिकाएं क्या होती हैं। देखो कोर्ट
एक समन आता है किसी के पास, तो समन बोलते हैं बुलावा, अंग्रेजी में समन, हिंदी में बुलावा, कोर्ट का बुलावा आया है। एक आता वारंट, वारंट का मतलब है आदेश, वारंट का मतलब क्या है, आदेश है, वो कोर्ट का ऑर्डर है। जैसे कहते हैं अरेस्टिंग वारंट से लेके आओ, तो अरेस्ट करने वाले गिरफ्तारी के आदेश से वो उसे लाना है, आदेश दिया गया है उस अधिकारी को, तुम उसको गिरफ्तार करके लेके आओ, ठीक है ना। तो समन बुलावा है। तो समन कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, एक बार वारंट जारी कर दिया, वारंट इश्यू हो गया है, कैसे रद्द होगा, क्या होगा, इसके संबंध में 61 से लेकर 90 तक है, ये 90 तक का प्रोविजन है। अब देखो इसमें भी क्या किया कि 4 पार्ट कर दिए। एक तो ए है, तो जो 61 से लेकर 69 तक का है, ये जो पार्ट है वो समन्स का है। समन को इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, अंग्रेजी का शब्द ही हिंदी में यूज हो रहा है। तो समन्स ए पार्ट में समन्स दे रखे हैं 61 से 61 से लेकर 69 तक का। जैसे समन 2 प्रतियों में होता है, इट इज इन डुप्लीकेट। तो ये सब बातें कि what will be its nature, what will be its form, and formats are given on schedule 2. Earlier we have discussed. ऐसे ही बी पार्ट में जाएं हम, तो बी पार्ट में जो सेक्शन 70 से शुरू हो जाता है 81 तक का, ये क्या है, वारंट। तो जो कैसे अरेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये वारंट के संबंध में बी पार्ट में दे रखा है। खूब नाम सुना है आप सब लोगों ने, वारंट लाए हो क्या, कब वारंट निकाला जाएगा, कब पुलिस उसका पीछा करेगी, कहाँ करेगी। वारंट, मान लो किसी का वारंट हो गया है और वो पुलिस भाग रही है उसके पीछे के, पकड़ के लाए, अब उसका स्टैंडिंग वारंट है, अब वो दूसरे स्टेट में जाके मजे कर रहा है, वहाँ की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वहाँ की पुलिस ने कैसे पकड़ लिया, अब क्या हुआ कि उसको कहाँ पेश करेंगे, क्या करेंगे, ये सब बातें कहाँ दे रखी हैं, इन्हीं चैप्टर्स में दे रखी हैं। और मान लो वारंट पे भी नहीं आता, तो नेक्स्ट एक सी पार्ट भी बनाया है, प्रोक्लेमेशन। 82 से शुरू होता है और 86 तक है। जब लोग भाग जाते हैं ना, तो जिन्हें मान लो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया, उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या उद्घोषित अपराधी। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है, नहीं आ रहा, कोर्ट बुला रही है बार बार, वारंट से भी नहीं आ रहा, छुपता छुपाता पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लेंगे, प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे, प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की वजह से आ सकता है आदमी। तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी यूपी में एक व्यक्ति को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इट वॉज द फेक एनकाउंटर। उसे उज्जैन से पकड़ कर ले जा रहे थे और कानपुर लेके जा रहे थे और रास्ते में उसे मार दिया। इज इट राइट ऑफ द पुलिस? एनकाउंटर का राइट है? एनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़, वो गोली चला रहा है तो हम गोली चला रहे हैं, ये राइट तो है, लेकिन फेक एनकाउंटर का राइट नहीं है, झूठा एनकाउंटर नहीं। एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़, तो फेक एनकाउंटर का राइट
नहीं है। तो आपने देखा कि वो जब भाग गया था तब उसके घर को तोड़ दिया। अभी आपने देखा यूपी में बहुत सारे किसी पुलिस उसके घरों को तोड़ दे। ये कहाँ से आया उनके पास प्रोविजन? जो बदमाश भाग जाते हैं, घर ढा दिए जाते हैं, ये प्रोविजन कहाँ आया है उनका? क्या सीआरपीसी में है? तो जिस लिमिट तक हैं, इफ दे आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो पुलिस उनके खिलाफ ऐसे एक्शन ले सकती है। तो 82 से 86 तक का जो पार्ट है वो इसमें दे रखा है। फिर है एक डी है, अन्य आदेशिकाएं। ये 87 से लेके 90 तक का है। तो विभिन्न प्रकार की आदेशिकाएं जारी करने वाला चैप्टर कौन सा है? हाँ, एक रेसिप्रोकल, 37 है क्या? हाँ 7A। अच्छा, वो 7 नहीं बताया ना? हाँ हाँ ठीक। चैप्टर 7। अब जो चैप्टर 7 है, अभी कहाँ तक पहुंचे थे आप देखो। अभी हमने देखा था, अब सीक्वेंस अपने दिमाग में बिठाने की, इन सीक्वेंस को कोशिश करिएगा। पहले आपने जो पढ़ा, चैप्टर का नाम याद नहीं है, पहले आपने देखा कोर्ट कौन सी हैं, फिर कोर्ट की पावर कौन कौन सी हैं, फिर पुलिस की पावर का कौन कौन सी हैं, यही तो पढ़ा था ना। पहले कोर्ट की पावर, फिर पुलिस की पावर, एग्जीक्यूटिव, और फिर जो पब्लिक है, पब्लिक का सपोर्ट, फिर अरेस्ट, फिर ये प्रोसेसेस, यही तो पढ़ा था। तो एक सीक्वेंस बन रही है ना उन चीजों की भी। फिर चैप्टर 7 है। अब देखो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अपने आप याद रहेंगे। वहां तो क्या था, जो आदेशिकाएं हैं वो व्यक्ति को उपस्थित करने के लिए थी, यहां पे थिंग्स को करने के लिए हैं, टू प्रोड्यूस द थिंग्स। किसके लिए हैं? प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस द थिंग्स। वस्तुओं को उपस्थित कराने के लिए जो आदेशिकाएं जारी की जाती हैं, वस्तुओं को कौन सी? मान लो आप पे डॉक्यूमेंट है, पुलिस को जरूरत पड़ रही है उस डॉक्यूमेंट की, तो जो कागज आएगा आपके पास, पुलिस का एक नोटिस आएगा, तो कहीं लिख रहा होगा ना, तभी तो नोटिस देगी पुलिस। देखो ध्यान रखो, हम कौन से शासन चल रहा है भारत में? लॉ का शासन है। कानून में जो लिखा हुआ है वही कानून है, जो नहीं लिखा हुआ कोई कानून नहीं है। तो यदि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित हो, तो उसके पास राइट किसने दिया? सीआरपीसी में कहीं लिख रहा हो कि भाई आप ऐसे डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। मान लो आपके पास कोई चीज है, डॉक्यूमेंट की नहीं, कोई चीज है,
मैं कहता हूँ साहब ये जो लैपटॉप है ये इनके वाला, वो मेरा है, इनका नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये मंगाई जाए। तब इस तरह की जो आदेशिकाएं हैं उनके लिए इसमें भी 4 टॉप कर दिए हैं इन्होंने। ए, समन्स टू प्रोड्यूस अभी जो मैं बता रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट और सेक्शन है, 91 से लेकर 92 तक का दे रखा है इन्हीं 2 सेक्शंस में। फिर आपने देखा होगा कि मान लो नहीं उपस्थित कर रहा तो क्या करेंगे? पहले तो कहा कि टू प्रोड्यूस द थिंग्स, नहीं उपस्थित की तो वस्तुओं को उपस्थित, तो क्या करेंगे? सर्च वारंट लाएंगे। भाई एक आदमी से कहा कि ये सामान लेके आओ, वो कहता है मेरे पास नहीं है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? उसके घर में ही तलाशी लेंगे ना। तो तलाशी लेंगे तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो क्या बोलते हैं? सर्च वारंट लाए हो क्या? तो ये सर्च वारंट क्या होता है, यही सब चैप्टर 7 में दे रखा है कि कैसे निकाला जाता है। तो 93 से लेकर 98 तक तो सर्च वारंट किसके लिए निकाला जा सकता है? आपने निकलवाया हुआ कई बार, जैसे फैमिली मैटर्स आ गए, एक आदमी ले जाके एक लड़की को अपने घर में जब्त कर लिया, तो मजिस्ट्रेट के पास गए कि साहब ऐसे लड़की जब्त उसने छुपा रखी, तो जाएंगे ना। तो कुछ भी सर्च करो, सर्च का मतलब तलाशी, क्या है? तलाशी। तलाशी आप किसी भी चीज़ की करो, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा? वारंट लेना पड़ेगा, एक आदेश का प्राप्त करनी पड़ेगी कि ये सर्च वारंट है, और इसको आदेश का को लेकर आप उस आदमी के घर पर जा सकते हो। जनरल प्रोविजंस टू सर्च, जनरल प्रोविजंस टू सर्च। भैया पहुंच गए आप 98, तो ये 99 से है, 99 से लेके 101 तक। खास तौर से जो सेक्शन 100 है बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। घर में पहुंच जाओगे तो कैसे सर्च करोगे? उसका ताला तोड़ोगे, उसको पूछोगे भाई कहाँ है। अब एक आदमी है अपनी पत्नी के जाके पास बैठ गया, और उस पत्नी ऐसी है जो पर्दानशीन है। पर्दानशीन मतलब घूंघट वाली। तो क्या कहेंगे? भाई मैडम बाहर आ जाओ आप, हम आपके हस्बैंड को अरेस्ट करेंगे, अंदर है। ऐसे नहीं करेंगे, नहीं नहीं घुस गए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे घुसने वाले भी अपराधी हैं फिर। तो ऐसा क्या कर रहे हैं हम? सर्च वारंट से उनसे कोई भी चीज है तो उनके लिए प्रोविजन बने हुए हैं। तो 99 से लेके 101 तक का, और फिर एक डी पार्ट भी है। डी पार्ट भी है इसका, मिसलेनियस। मिसलेनियस पार्ट। तो ये मिसलेनियस में क्या है? इनमें से कोई भी प्रोविजन जो बच गए हैं ना, कहीं अलग हैं। यहाँ तो सीक्वेंस बने हुए हैं, जैसे सर्च कर रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, वो सारी की 99 में, 100 में, 101 में दे दी बातें। अब इनके बाद भी कोई बात बच गई है तो उसको मिसलेनियस पार्ट या प्रकीर्णन में दे रखा है। 102 से 105 तक है ये।
तो एक तरह से 91 से लेकर 105 तक का चैप्टर हो गया ना ये ये अब चैप्टर 7A। अब देखो ये तो था भाई, बुला रहे हो आप किसको, जो देश का ही आदमी है, भारत में ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई विदेश का यहाँ आ गया तो, और विदेश का यहाँ आ गया तो, या हमारा आदमी विदेश भाग गया तो, आपने इंडिया में तो उसको घर पहुंच गए, सर्च वारंट से ले आए, उसके लिए आदेश प्रोसेसेस इश्यू कर दिया, आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, लेकिन विदेश में चला गया तो उसके लिए 7A बनाया हुआ है। उनके जो लोग यहाँ आ जाएंगे तो उनके लिए क्या है, रेसिप्रोकल प्रोविजंस हैं। ये कौन से प्रोविजंस हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? मैंने आपको नमस्ते किया, आपने मुझे नमस्ते कर दिया, इट इज रेसिप्रोकल। ये शब्द कहीं पहले भी पढ़ा है कहीं? है? कौन से एक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ा? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट में तो रेसिप्रोकल ही होता है सारा। तो चैप्टर 7A में रेसिप्रोकल प्रोविजंस दे रखे हैं। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स, तो इसको तो 105A से L तक है ये। तो मैंने आपको बताया कि अब इसमें से कम आते हैं प्रश्न। अब जो हमने अभी रिपीट कर दे इस क्लास को, जो भी है ये सुविधाएं हैं। पहले बोर्ड पर तो आप मिटा देते थे, अब ये सुविधाएं आ गई हैं। टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट करती है, घर बैठे बैठे लोग क्लास ले सकते हैं, उसे बार बार देख सकते हैं, समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लो क्या है। तो अभी इसको जो कुछ भी यहाँ पढ़ा, आपको लगता है चलो एक बार और देख लेते हैं क्या है, तो ये इट इज़ अवेलेबल फॉर यू, ठीक है ना, ये भी अवेलेबल। तो मैंने अभी आपको इसके बारे में तो बता दिया, ये तो रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, ये मैंने भी आपको ये बताया था कि CRPC क्या है, IPC क्या है, एविडेंस क्या है। उसमें हमने 354 को एक स्टॉकिंग को लिया, IPC में बताया एक्शंस होते हैं, है ना, ये बताया। और ये भी बताया कि जो स्पेशल लॉज हैं वो एक तरह से पीनल लॉ का ही हिस्सा हैं, क्योंकि अब नए नए कानून आ गए तो वो, ठीक है ना। फिर
ये भी बताया कि CRPC क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, एविडेंस भी प्रोसीजरल लॉ है। ये भी डिस्कस किया कि इसमें 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल दे रखे हैं। मैंने बताया भी था कि शेड्यूल्स में क्या दे रखा है, एक्शन, सेक्शन, वो सेक्शन, एक्शन और पनिशमेंट। और क्या है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के संबंध में बोलते हैं। जैसे ये आपको ध्यान रहेगा शेड्यूल में, SAP, NRC। NRC तो बहुत सारी चर्चा में था ना, NRC। तो SAP, NRC इसका मतलब है सेक्शन, फिर उसमें बात लिखी हुई है एक्शन, पनिशमेंट, नेचर, अवेलेबल, अवेलेबल में रिलीफ, और C, कोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा गया है कौन से कॉलम में क्या दिया हुआ है। तो आपको कॉलम का, ये सेक्शन का जो नंबर है यहाँ, फिर उसमें वो टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है ना, पनिशमेंट लिखा हुआ है। शेड्यूल सेकंड को भी हमने देखा था, फॉर्म्स दे रखे हैं उसमें, विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स के फॉर्म, है ना। फिर मैंने ये बताया था कि इसमें किस तरह के मामले हैं, प्रिवेंटिव नेचर की बातें कही गई हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स दे रखे हैं, पुलिस की दे रखी हैं, कोर्ट्स की पावर्स दे रखी हैं। और ये मैंने बताया कि इनको में से देखा जाए तो किन कोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रोविजंस हैं। फिर चैप्टर में बता रखा, चैप्टर्स की हम डिस्कस करना शुरू किया था कि चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, और ऐसे करके। तो इन चैप्टर्स के 1 में देखा था कि प्रिलिमिनरी दे रखी है, 1 से 5 तक नेम और ये सब चीज़ें दे रखी हैं। फिर चैप्टर 2 पढ़ रहे थे कि कोर्ट्स का फॉर्मेशन दे रखा है कि कैसे कैसे गठित कैसे होती हैं कोर्ट्स। और ये जो बात हैं वो पावर्स वाली नेक्स्ट चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 में पावर ऑफ द कोर्ट्स, वो अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो, कि 3 साल की सज़ा और ये। फिर चैप्टर 5 में कि कैसे ऑफिसर अरेस्ट करते हैं, ये सारा का सारा। चैप्टर 6 में सारी प्रोसेसेस दे रखी हैं, समन्स, ये आपको याद करके आनी है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना। चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स आपके उसमें होने चाहिए, जिससे कि मैं और इनको अच्छे से आपको समझा सकूं। फिर आपके एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, एक बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब एकेडमिक्स में इनकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो वो आपको सीधे 41 पढ़ाएगा, पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, बता दिया साहब, नहीं कर ये कर सकती है। वो एक FIR पढ़ाएंगे, वो कॉलेज की टीचिंग्स हैं। चैप्टर 7 में कि कौन कौन सी प्रोसेसेस निकलती हैं, तो चारों लिखा दी ये कि समन्स टू प्रोड्यूस थिंग्स 91 से 92 में दे रखे हैं। सर्च वारंट कैसे निकलता है 93 से 98 में। जनरल प्रोविजंस टू इशू द प्रोसेसेस और मिसलेनियस पार्ट। और चैप्टर 7 रेसिप्रोकल प्रोविजंस, ये पार्ट